नमस्कार, मैं साक्षी कुमारी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मंथन। मंथन में हम हर बार सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर गहन चर्चा करते हैं। आज के विशेष प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिहार के बदलते राजनीतिक परिदृश्य और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की। बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्धि, संस्कृति, विस्तार के साथ साथ अब विकास और प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। और इस कड़ी में आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में मौजूद है श्री अनिकेत कुमार झा जी, जो बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और बिहार की राजनीति में एक सक्रिय और प्रभावशाली आवाज है। अनिकेत जी, स्वदेश 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज के मंथन में हम बिहार के चुनाव, बीजेपी की नीतियां और बिहार के आए बदलाव पर विस्तार में चर्चा करते हैं। अनिकेत जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि बिहार में बीजेपी युवा मोर्चा की क्या भूमिका रही है और यह युवाओं को कैसे प्रेरित करता है। सबसे पहले तो आपके चैनल पर हमें अवसर देने के लिए, स्वदेश चैनल पर बुलाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो हमारी बिहार प्रदेश की और देश में जो पार्टी है, उसमें एक बात कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर झंडा है तो भारतीय युवा मोर्चा उसका डंडा है। पार्टी के काम को, सरकार के काम को जनता के बीच में कैसे पहुंचेगी, जनता इसके लिए हर जो हमारी योजनाएं सरकार के तरफ से आती है या हमारी पार्टी के तरफ से जो योजनाएं लागू होती है वो जनता के बीच में कैसे पहुंचेगी, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रहती है। आप देखिए कि जिस हिसाब से अभी अगर बिहार में मतदाता सूची में जो नाम जो है सत्यापित करने का या नाम जुड़वाने का भी काम है, इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने बीएलओ को नगर निगम के माध्यम से, बीएलओ के माध्यम से पंचायत स्तर पर काफी जो है सक्रिय होकर के वो आवेदन भरवाने का काम, जो लोग नहीं भर पा रहे हैं उन्हें वो आवेदन जमा कराना, कहाँ जमा करना है, कैसे वो भरेंगे, उसमें क्या चीज की जरूरत है जिससे वो सत्यापित हो सकेगा, इन सभी चीजों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भारी रूप से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भारतेंदु मिश्रा जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। जहां तक बात रहा युवाओं को प्रेरित करने का, तो ये राष्ट्रवाद की बात है और बिहार में युवा जो है, बिहार के युवा जो है, ये पूरी तरीके से राष्ट्र प्रेमी है। राष्ट्रवाद के लिए अपने काम को छोड़ करके राष्ट्रवाद का झंडा लेकर के घर से निकलने वाले कार्यकर्ता और यहाँ के युवा है, तो उन सभी को साथ में लेकर के चलने का काम, देश निर्माण के लिए हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगे रहते हैं और इसी प्रकार से युवाओं को हम प्रेरित भी करते हैं कि आप अपने रोजगार के साथ में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद की भी चिंता करें, राष्ट्र की भी चिंता करें। इसी के साथ में युवा मोर्चा काम करने के लिए संकल्पित है। जी, दूसरा सवाल हमारा आपसे है कि बीजेपी ने बिहार में पहले और अब तक कौन कौन से विकास कार्य किए हैं जो जनता के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अकेले नहीं है, पूरे देश में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, जिसमें कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग काम करने का अवसर मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं आपको 2-4 काम जो बता सकता हूँ, तो जो गेम चेंजर हुआ है, ये विकास के दृष्टिकोण से भी और जनता के जीवन के दृष्टिकोण से भी, जो सबसे ज्यादा बिहार में रहा वो रहा है आयुष्मान कार्ड का। बिहार जैसे प्रांत में जहां पर लोग, और खास करके ये पूरे भारत में देखा गया है, भारत के अनेकों राज्य में देखे हैं कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराने के नाम पर बहुत ही इसमें चूक है। खास करके आप देखेंगे हिंदुस्तान में लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराने में बड़े पीछे रहते हैं। अगर बैंक से लोन ले तो बैंक करा दे, वही ठीक है, लेकिन अपनी कमाई का एक हिस्सा जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमारे यहाँ अभी इसकी जागृति और जागरूकता नहीं है। तो इसमें हम समझते हैं कि आयुष्मान कार्ड जो है ये बहुत ही ज्यादा बिहार के लोगों का और देश के लोगों के लिए ये एक कारगर जो है कि साबित हुआ है और जनता ने इसे बहुत ही एक उपहार के रूप में, एक सौगात के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में माना है आयुष्मान कार्ड जो है। और अब जो ये 70 वर्ष के लोगों को हर एक को मिलना जो मुफ्त हो गया है, राशन कार्ड के आधार पर इसको अब कराया जा रहा है, जिनके जो भी लोग 70 वर्ष के पार हैं उन सभी को जो है कि आयुष्मान कार्ड मिलेगा। तो ये हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है कि गेम चेंजर साबित हो रहा है बिहार में। दूसरा आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये भी बिहार में बहुत ही भारी रूप से लोगों को इसका लाभ मिला है, क्योंकि हमारे बिहार की जो दृष्टि है वो ऐसा बना हुआ है, भौगोलिक क्षेत्र जो है, कभी एक तरफ सुखाड़ हो जाता है, कभी एक तरफ बाढ़ हो जाता है। तो जो किसान जो अपने जो खेती करते हैं उन्हें काफी इसमें नुकसान हो जाता है।
तो फसल बीमा योजना के तहत हम समझते हैं और हम देखते भी हैं, लोगों से तो हम लोग मिलने का काम करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि लोगों से ये सुनने को मिलता है कि नहीं, फसल बीमा योजना के तहत उन्हें इस बार नुकसान देखने को नहीं मिला है। फसल का नुकसान तो हो गया, लेकिन आर्थिक रूप से जो नुकसान होना था उसमें कहीं ना कहीं फसल बीमा योजना में उन्हें लाभ मिला है और वो सक्षम बने हैं दोबारा खेती करने के लिए। योजना इसमें कारगर है। तीसरी जो चीज है वो प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना भी जो है, जो कि बिहार जैसे राज्य में लोग जल्दी पक्का का मकान नहीं बना पाते, जो महादलित परिवार है, जो दलित परिवार है, जो अति पिछड़े, उनको आवास योजना के तहत जो लाभ मिला है ये भी काफी गेम चेंजर रहा है। और एक है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। जो दवा बाहर बाजार में 500 रुपए की मिलती है, 200 रुपए की मिलती है, वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर 15 रुपए में, 17 रुपए में, 7 रुपए में, 8 रुपए में, इस हिसाब से वो मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बिहार के लोगों को सौगात देने का काम किया और काफी गेम चेंजर रहा है। जी, तो आप एक बार हमें शिक्षा के बारे में ही बता दीजिए कि बिहार में शिक्षा की जो है उस पे बीजेपी सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं। इस शिक्षा जो बात है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, जब से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उसी समय से हमारी शिक्षा जो है, शिक्षा पर काम करना हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का बड़ा ही इस पर ध्यान रहा है। सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही लाया गया था। तो हम लोग सुनते हैं कि सब स्कूल चले, हम एक बड़ा प्रसिद्ध उस समय में गाना चला था, ये भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो ये मुहिम चलाई गई थी उसमें थी। अब जहां तक बात रहा बिहार में शिक्षा में क्या बदलाव आया है, तो अब देखिए कि स्कूल लोग जाएं इसके लिए प्रेरित करने के लिए एनडीए की सरकार ने जो हमारी बहनें हैं उनके बीच में साइकिल वितरण करने का काम किया था कि आपको साइकिल मुफ्त में मिलेगा, उस साइकिल से आप अपने स्कूल तक पहुंचिए, क्योंकि शिक्षा तो ग्रहण करने के लिए आपको विद्यालय ही आना पड़ेगा। और यहाँ विद्यालय जाने में लोग बड़े कतराते थे, खास करके जो हमारी छोटी बहन हुआ करती थी वो लोग बड़े स्कूल जाने में बहुत ही, उनको समाज का हो या जो एक बिहार की जो पहली एक रूप दशा थी कि लड़कियों को शिक्षित नहीं करना चाहते थे, 15 साल 16 साल 17 साल में ही विवाह कर दिया जाता था और लड़कियां समझती भी नहीं थी, क्योंकि 15 साल 16 साल में तो कोई नहीं समझ सकता है, वो क्या समझेगा जो घर से जिन्हें निकलना भी मना था, क्योंकि पहले बिहार की स्थिति ही ऐसी थी कि लोग घर से भी नहीं निकल सकते थे, पुरुष नहीं निकलते थे तो लड़के और लड़कियों को छोड़ दिया। तो ऐसे में प्रेरित करना और विद्यालयों में जो संख्या बढ़ी है बच्चों की, ये बड़ा ही ज्यादा रहा है और स्कूल जाने के लिए हमने प्रेरित किया है। शिक्षा के दृष्टिकोण में आप देखेंगे कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेकर के स्कूल में शिक्षकों की बहाली की गई। कुछ दिन चला था, हमारे सरकार में भी चला था कि जो मुखिया हैं उनके द्वारा भी जो है कि शिक्षकों की बहाली हो जाती थी, 2003 2004 5 की बात है। लेकिन इस बार जो है कि बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली की गई है। जो शिक्षक जो पढ़ाने के लिए आएंगे उनको इतना ट्रेंड होना चाहिए कि बच्चों को वो पढ़ा सके। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है दरभंगा में जो खुलने का काम हो रहा है, झंझारपुर में आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो खुलने का काम हो रहा है, तो इन सभी चीजों में शिक्षा में बहुत ज्यादा ही हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार काम कर रही है। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि गया में और बोध गया के बीच में जो एक जगह है, हाईवे पड़ता है, वो IIM जो है वो बोध गया में खुलने का काम हुआ है, तो एनडीए की सरकार में हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में जो खुला है वो भी एनडीए सरकार में ही खुला है। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो खुला हुआ है पटना में, वो भी एनडीए की सरकार में ही खुला है। तो जो शिक्षा के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए उस पर बहुत ज्यादा ही काम किया गया है और हमें लगता है कि बिहार के लोग जो हर चीज के लिए पहले बाहर जाया करते थे, आज कहीं ना कहीं जो है कि हमने उसका एक दरवाजा खोल रखा है कि लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। आप देखिए आईआईटी का जो बिहटा में विस्तार हुआ है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। पूरे बिहार के अनेकों राज्य से लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं आईआईटी में और इच्छुक रहते हैं कि पटना आईआईटी में हमारा एडमिशन हो जाए, पटना के चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाए, पटना के चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हमारा एडमिशन हो जाए, बोध गया के IIM में हमारा एडमिशन हो जाए। तो शिक्षा के रूप में बहुत ज्यादा बदलाव करने का काम जो है कि एनडीए सरकार कर रही है। जी, ये तो बात रही शिक्षा पे और बाकी चीज़ों पे। आप हमें बताइएगा कि अब डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं का क्या प्रभाव रहा है और भविष्य में इनके लिए बीजेपी बिहार में क्या क्या योजनाएं बनाएंगी। सबसे पहले तो डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी के लिए हम अपनी सरकार को एक आम बिहारी के नागरिक रूप से धन्यवाद देना चाहिए कि जिस पटना एयरपोर्ट पर जाने के बाद पता नहीं चलता था कि ये बोर्डिंग पास कहाँ है और रनवे कहाँ है, आज 2019 में जब ये पारित की गई तो
तो अब जो है कि बिहार का राजधानी पटना की जो एयरपोर्ट है वो अब यह बताती है कि पटना स्मार्ट सिटी है और पटना के लोग स्मार्ट हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को चुन करके लोकसभा में भेजने का काम किया गया और वहां से पटना एयरपोर्ट लाने का सौगात जो है वो माननीय रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया। आज पटना एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट पर लैंड करते ही लोग समझ जाएंगे जो पटना स्मार्ट सिटी बन चुका है। आप देखिए कि पटना मेट्रो 15 अगस्त से पहला फेज पटना मेट्रो का स्टार्ट हो जाएगा और आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग भी देख पाते हैं कि पटना मेट्रो के जो डब्बे हैं वो अब बिहार के सड़कों पर बाई ट्रक जो है उन्हें यार्ड तक में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो एक बिहारी होने के नाते हमें ये देख करके बहुत अच्छा लगता है कि अब पटना में भी मेट्रो जो है वो दौड़ेंगे। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा प्रभाव आप देखिए कि मोतिहारी में जो परसों 18 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे उसमें उन्होंने दरभंगा में दूसरी सॉफ्टवेयर पार्क को स्थापित किया है। पटना में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कार्यरत हो चुकी है। पटना के अंदर में आप देखेंगे तो ये HCL का एक ऑफिस जो है वो गांधी मैदान के पास में कार्यरत है। लगता है कि 6-7 महीना पहले जो है वो उसका उद्घाटन हो चुका था और अब वो काम के लिए चालू है। 5 साल पहले ही पटना में TCS जो है उसकी ऑफिस जो है कि चालू हो चुकी है और उसमें लोग काम कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया हो या स्मार्ट सिटी हो, हर तर्ज पर पटना और बिहार के अनेकों शहर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन सभी जगहों पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा जो नहीं स्मार्ट सिटी की जगह पर ये लोग अब काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि स्वच्छता के जो दृष्टिकोण है उसमें भी पटना ने से ज्यादा में 8वां या 7वां जो क्रमांक है वो पाने का काम किया पूरी इंडिया में। तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, हर चीज में बिहार अब आगे बढ़ रहा है। बिहार की उड़ान जो है वो बहुत ऊंची है, अभी बस हल्की सी जमीन छोड़ी। जी हमें थोड़ा सा इधर भी रुक कीजिएगा कि जो बिहार के पहले की तुलना में कानून व्यवस्था है अब वो कितनी सुधर चुकी है और इसका श्रेय आप किन नीतियों को देना चाहेंगे? देखिए, बिहार में कानून की व्यवस्था जो है ये पहले से कितनी सुधरी है, इसके लिए आपको एक बार बिहार के ग्राउंड पर आना पड़ेगा। कि टीवी और मीडिया में जो चल रहा है उससे हट करके जब आप बिहार में आम लोगों से पूछेंगे तो उनका आपको ये जवाब जरूर मिलेगा कि बिहार की स्थिति पहले क्या थी, जहां लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार ये सब एक उद्योग बन चुके थे। ये सब एक प्री प्लान्ड फैक्ट्री के जैसा था जिसे कुछ लोग सरकार में रह करके संचालित करते थे। और आज बिहार में इस प्रकार की घटना घटती नहीं है। कहीं छुटपुट कोई घटना घट जाए, कोई आपसी रंजिश में गोली चल जाए, उसे 1 दिन 2 दिन के अंदर ही पुलिस पकड़ करके जेल में भेजने का काम करती है, चाहे वो कोई भी रहे। इसमें बस एक ही नीति जो है वो काम की है, वो नीति है कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं। जो दोषी है, जो अपराधी है, उन सभी को सजा मिलेगी, जल्द मिलेगी। ये सुशासन की जो हमारा मूल मंत्र है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और आदरणीय वित्त एवं उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, इसी पर यह काम हो रहा है। जो बिहार में अपराध को नियंत्रण में करने के लिए सरकार सजग है और पहले के मुताबिक आज तो अपराध कहीं है ही नहीं। छुटपुट जो घटना हो रही है उस पर भी जो है कि पुलिस प्रशासन और सरकार काम कर रही है। ये भी जल्द से जल्द, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो कहीं ना कहीं कुछ विपक्षी दल का इसमें हाथ रहता ही है, लेकिन इसे भी हम लोग कंट्रोल करने का काम करें। जी, तो अभी जैसे कि नीतीश कुमार जी ने अभी 125 फ्री यूनिट बिजली देने की घोषणा करी है, तो उनके उस घोषणा के पीछे का कारण क्या रहा है? 125 यूनिट बिजली जो फ्री किया गया है, इससे सिर्फ आप यहीं पर नहीं देख सकते। जब कैबिनेट से ये पास किया गया कि 125 यूनिट बिजली जो है अब वो बिहार के हर एक परिवार को मुफ्त में मिलेगी, तो इसके साथ में उस कैबिनेट के जो आया है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगले 3 वर्ष में राज्य सरकार सोलर के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का काम करेगी। तो ये कांग्रेस के टाइम में घर पे टावर लगा करते थे, एयरटेल के टावर, एयरसेल के टावर, और अब जो है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में घर पर सोलर पैनल लगेगा कि आप उससे बिजली, आप जो है कि सोलर प्लांट से जब बिजली आएगा उस बिजली को आप यूज कीजिए और जो बच जाएगा वो जो राज्य की जो बिजली जो बोर्ड है वो आपसे बिजली लेने का काम करेगी। तो इस आधार पर 125 यूनिट बिजली मुफ्त भी की गई है और साथ में ये भी कहा गया है कि 3 साल के अंदर में हम लगभग हर जगह पर इस प्रकार की तैयारी कर देंगे कि पूरा का पूरा बिहार के जो घर के उपभोक्ता हैं जो है वो सोलर की। तो अंत में आप हमें ये बताइए कि बिहार के लोगों में, खास करके युवाओं को, आप बीजेपी में विजन और भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
कि हम तो बस बिहार के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ में जुड़िए और जितनी भी तरीके की योजनाएं सरकार के द्वारा आती है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिहार के विकास के लिए, आपके विकास के लिए, बिहार के युवाओं के विकास के लिए और बिहार की मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए संकल्पित है और निश्चित ही ये काम हम लोग करने का काम करेंगे। जी सर, तो आप हमें ये बताइएगा कि बिहार में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते जा रही है। लोग वहाँ से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिहार की ये रही है कि हम जब भी बिहारी कहीं बाहर जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि ये तो बिहार से आया, बिहार से आया, लेकिन पूरा बिहार ही बोला जाए तो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। बिहार में भी इतनी विकास हो रही है, आपने बताया कि इतने सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, कानून व्यवस्था सही हो रही है, स्वास्थ्य में भी इतने सारे चेंजेस हुए हैं, कानून भी चेंजेस हुए हैं, फिर भी लोग बिहार को इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्यों समझते हैं? आखिर उसका रीज़न क्या है? इसमें बस एक ही रीज़न है साक्षी जी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, अगर आप बिहार के बाहर हैं, आप अगर दिल्ली में हैं, तो आप वहाँ पर कुछ लोगों से मिलिए, कुछ लोगों से आप सर्वे कीजिए और उनसे पूछिए कि बिहार क्या है, बिहार कैसी है। मैं आपको दे रहा हूँ कि 50 लोग में अगर 40 लोग आपको ये बात कहते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार में कुछ नहीं है, बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है, उन 40 में आपको मात्र 2 ही लोग ऐसे मिलेंगे जो बिहार आकर के बिहार को देखे होंगे। ये एक परसेप्शन बना हुआ है। 50 लोग से आप पूछेंगे तो 40 लोग बिहार आया ही नहीं है। वो 40 बताएगा दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में और मैंगलोर में बैठ करके जो है। तो ये संजय हुआ करते थे एक महाभारत में, जो बैठे बैठे देख ले चित्र में क्या हो रहा है। तो हमें लगता है कि आज पूरे देश में या पूरी दुनिया में कोई संजय नहीं है जो बैठे बैठे कहीं देख लेगा जो ये जॉर्जिया में क्या हो रहा है और कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है। तो जो लोग बिहार कभी आए नहीं हैं, उनका एक परसेप्शन बना हुआ है और हम उनसे कहना चाहेंगे जो आप एक बार बिहार आइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में रनवे पे उतरते ही आप ऊपर से ही पटना और बिहार के किसी भी जगह को देख लेंगे, आपकी परसेप्शन जाएगी। आज बिहार की राजधानी पटना पूरे देश में किसी भी राज्य की राजधानी से कम नहीं है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो वो एक दिन पटना में आकर के बिता ले। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये धारणा जो है हमारे मन में बैठी हुई है, जिसे हमें हटाना है। हम आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहेंगे कि आप जिस पद पे हैं उस पद पे रह आने का कारण क्या रहा है और आगे भविष्य में आप बीजेपी में रह करके क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? कि हमारे इस पद पर आने का कोई कारण ही नहीं था। पार्टी का आदेश हुआ, चिट्ठी निकला, हम इस पद पे आ गए। कल को कोई चिट्ठी निकलेगा उसमें हमारा नाम नहीं रहे तो भी हम पार्टी में ही रहे। हमारे यहाँ पर एक ही नियम है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने देश को सबसे प्रथम मानता है, अपनी पार्टी को उसके बाद मानता है। हम अपने आप को सबसे अंतिम में रखते हैं। पार्टी का जो आदेश होगा उस काम को करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जिस पार्टी ने प्रभु श्री राम को राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया और बिहार में माँ जानकी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रही है, हम समझते हैं कि उस राम के वंशज हैं, उस सीता के वंशज हैं। इस कारण से इस पार्टी से हमारा जुड़ाव है। एक राष्ट्रवाद की पार्टी है। न जाने इस भारत को एक करने के लिए आजादी के बाद भी, चाहे वो कश्मीर हो, कश्मीर की आजादी के लिए भारत आजाद हो गया और तब फिर कश्मीर की आजादी चाहिए थी। इन सभी चीजों के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बान दे दिया, लेकिन उस पर किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया। उस पार्टी को हम तहे दिल से अपनी माँ मानते हुए, भारत माता को अपनी माँ मानते हुए इस पार्टी में है और हमारा कोई भी कहीं से भी इच्छा नहीं है। पार्टी का जो आदेश हमें जहां मिलेगा उस काम को करने के लिए हम तैयार हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एक फोटो दिखाया जा रहा है माननीय अमित शाह जी के साथ में हमारा। ये तस्वीर त्रिपुरा अगरतला की है। उस समय में पार्टी ने मुझे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भेजा था युवा मोर्चा के काम करने, तो मैं अगरतला में था, वहां हमारी मुलाकात अमित शाह जी से। तो पार्टी का जो आदेश होता है हम उसे पालन करते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी ख्वाहिश के और बिना किसी इच्छा के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बीजेपी जो बिहार में कर रही है उन सब चीज़ों को बताने के लिए। तो आज के मंथन में अनिकेत जी ने हमारे साथ जुड़कर बिहार में बदलते हुए और बीजेपी का जो भी योगदान रहा है उस पर हमारे साथ चर्चा किया है। तो बिहार के विकास, युवा सशक्तिकरण और भविष्य की योजनाओं में हमें प्रेरित किया। स्वदेश 24x7 पर अगले मंथन में नए मुद्दे पर नई चर्चा के साथ। नमस्कार।